हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। आइए स्टार्ट करते हैं। तापमान और ऊष्मा के बारे में, यानी कि हीट यानी गर्मी भी कहते हैं इसे। तो आइए बेटा, क्या होता है हीट एंड टेम्परेचर? आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। परिभाषा देख लीजिए, टेम्परेचर क्या है? आजकल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। तापमान किसी पदार्थ में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है बेटा। यह निकायों के बीच ऊष्मा हस्तांतरण की दिशा निर्धारित करता है। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है ना बेटा। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि जो तापमान होता है वो किसी पदार्थ में अणुओं की गतिज ऊर्जा की एक माप होती है, जो कि ये निकायों के बीच ऊष्मा हस्तांतरण का निर्धारण करता है ना बेटा। और ऊष्मा जो हमेशा होती है, यानी जो टेम्परेचर होता है, ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होता है। यानी निम्न तापमान की ओर, यानी उच्च से क्या होगा? उच्च से निम्न की ओर, यानी हाई टू लो। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे हाथ में अगर ये रॉड है, तो मान लीजिए कि ये लेट अस कंसीडर दैट कि ये रॉड है, तो अगर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को अगर मैं हीट करता हूं तो क्या होगा कि वो इस तरीके से यहाँ तक जो हीट है वो पहुंचेगी, है ना। यानी यहाँ पे क्या है, हाई है और यहाँ लो है, तो जो हीट का जो फ्लो होगा वो हाई टू लो की तरफ होगा, है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ऐसा यूनिट की। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो केल्विन होता है ना। सामान्यतः प्रयुक्त अन्य इकाइयां सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी हो सकती हैं। केल्विन के अलावा बेटा जो टेम्परेचर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या है, केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है ना बेटा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर स्केल। तापमान और पैमाने के बीच जो संबंध होता है वो आप देख लीजिए। सेल्सियस पैमाने का उपयोग दैनिक जीवन और स्वास्थ्य देखभाल को व्यापक रूप से किया जाता है। यानी कि बेटा जो हम सेल्सियस पैमाने का उपयोग करते हैं वो दैनिक जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित उसकी देखभाल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार आ रहा है, तो यानी कि उसका टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, है ना बेटा। जैसे आइए देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रयोग मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है ना बेटा। यानी कि जो सेल्सियस पैमाने का जो उपयोग होता है वो स्वास्थ्य देखभाल में, और जो फ़ारेनहाइट का प्रयोग होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है ना। आइए केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है, और ये परम शून्य पर निर्धारित करता है। परम शून्य का मतलब क्या होता है कि वह बिंदु जहां आणविक गति रुक जाती है ना बेटा। क्या होती है? आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम रूपांतरण की बात करें, कन्वर्जन ऑफ फार्मूला, अगर हम किसी को अगर चेंज करें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो हम किस तरीके से क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमें बदलना है सेल्सियस से केल्विन में, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी 273.15 ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू यानी बराबर 95 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से बात आती है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है तो सेल्सियस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस बराबर 59 गुणे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमारा ये सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। हमारा बेटा जो
अगर स्वस्थ मनुष्य है यानी सामान्य जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो कितना होता है बेटा, देख लीजिए मानव शरीर का जो तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे फॉरेनहाइट में अगर हम नापते हैं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, है ना बेटा। आगे नेक्स्ट देखते हैं 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर 38 डिग्री सेल्सियस को अगर हम देखते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस को अगर देखते हैं तो ये लगभग किसके बराबर होता है, 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट या इससे अधिक का शारीरिक तापमान आमतौर पर बुखार का संकेत देता है। अगर ये वैल्यू क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है या 100.4 डिग्री 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट है तो क्या होगा बेटा, ये बुखार का मापक माना जाता है। यानी स्वस्थ शरीर के लिए कितना होता है, अगर स्वस्थ शरीर है किसी का तो 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर किसी को बुखार हो जाता है तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। हाइपोथर्मिया रोग होता है बेटा। हाइपोथर्मिया कब होता है, जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फॉरेनहाइट से नीचे चला जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है बेटा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है हीट की, यानी कि ऊष्मा या गर्मी, है ना, इसको ऊष्मा भी कहते हैं। ऊष्मा का मतलब क्या है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो तापमान में अंतर के कारण एक शरीर या प्रणाली से दूसरे में स्थानांतरित होती है और ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले शरीर से कम तापमान वाले शरीर में तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि उसमें संतुलन नहीं हो जाता है बेटा। यानी कि ऊष्मा का मतलब क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तापमान के कारण शरीर या प्रणाली से एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। और ऊष्मा हमेशा क्या होती है बेटा, उच्च से निम्न की ओर होती है ना बेटा। और ये जब तक संतुलन में नहीं होती है, जब तक कि इसका जो बीच का पॉइंट ना हो, जब तक ये संतुलन की अवस्था में ना आए तब तक ये क्या होता है, ये फ्लो होता रहता है। जैसे मान लीजिए एक सिरे पर अगर इसको हीट कर दिया जाए तो इसमें जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, यानी उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये मिड पॉइंट में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। कहीं भी आप चेक करेंगे तो ऊष्मा क्या होगी, संतुलन की अवस्था में जाएगी। अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें तो ऐसा ही यूनिट क्या होता है बेटा, जूल होता है, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर व्यवहारिक अनुप्रयोग में ऊष्मा को कैलोरी में भी नापा जाता है बेटा, क्या में नापा जाता है, कैलोरी में। और एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 के बराबर। ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं ऊष्मा स्थानांतरण विधियां की। विधियां क्या होती हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 प्राथमिक विधियां होती हैं। सबसे पहला बेटा हमारा होता है कंडक्शन या संचालन। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट अणु के संपर्क में क्या होता है कि ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा। एग्जांपल, हीटिंग ऑफ ए मेटल स्पून इन ए हॉट लिक्विड। यानी कि कोई भी अगर मेटल का बर्तन है, अगर उसमें अगर किसी लिक्विड गर्म लिक्विड को आप गर्म कर दीजिए, गर्म रख दीजिए, उसमें लिक्विड को गर्म रख दीजिए तो बर्तन क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा। यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या है, हाई से लो की तरफ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, संचालन या कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संवहन यानी कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स और गैसेस। यानी कि तरल से गैस, तरल या गैस, है ना, इसका जो मूवमेंट कहाँ होगा वो हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड या गैस, यानी तरल और गैस में होता है। ये ऊष्मा का संवहन कहलाता है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तरल पदार्थ या गैसों की गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। बिल्कुल बात सही बेटा, है ना। हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स और गैसेस। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल, वार्म एयर राइजिंग एंड कूल एयर सिंकिंग क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स। यानी कि जो अगर हम उदाहरण की अगर बात करें, गर्म हवा क्या होती है बेटा, वार्म एयर राइजिंग, गर्म हवा ऊपर उड़ती है
और ठंडी हवा नीचे चली जाती है, जिससे संवहन धारा बन जाती है ना। गर्म का क्या होगा, ऊपर उठना, और ठंडे का नीचे होना, तो ये क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, इस कन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारा रक्त परिसंचरण होता है पूरे शरीर में गर्मी वितरित करने में मदद करता है। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन। अगर किसी को मतलब ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो हमारा ब्लड होता है हमेशा पंपिंग करता रहता है, और पंपिंग करने के साथ साथ उसका जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है कैसा हीट है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि वो क्या होगा, रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में गर्मी वितरित करता है। जो हमारा ब्लड होता है वो हीट होता है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विकिरण की, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग ए मीडियम लाइक एयर और वाटर, है ना बेटा। अगर किसी हम माध्यम की अगर हम बात करते हैं, माध्यम से मतलब किसी माध्यम जैसे हवा या पानी, हवा या पानी कोई माध्यम हो सकता है, तो इसकी आवश्यकता के बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण को हम क्या कर सकते हैं, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, इसी कोई ना कोई माध्यम होगा ही ना। तो इसकी आवश्यकता के बिना, अगर ये नहीं है, यानी कोई ना कोई माध्यम होगा, अगर हवा नहीं है पानी नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण हम कर सकते हैं। माध्यम क्या होगा, हवा होगी या पानी होगा। अगर ये ना हो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाता है, रेडिएशन। एग्जाम्पल, सूर्य से हमें जो गर्मी महसूस होती है, बिल्कुल अगर हम विकिरण की बात करें तो इसमें हवा और पानी है नहीं है, क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिलता है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है। उसमें किसी अगर पानी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूर्य से हमें गर्मी ना मिलेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसे ही आपका क्या है, पानी यानी कि हवा है, लेकिन हमारे लिए सूर्य से गर्मी 100% मिलेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में गर्मी शरीर से आसपास के वातावरण में विकर्ण होती है, विशेष रूप से ठंडी परिस्थितियों में। हाँ बेटा बिल्कुल बात सही है, यानी कि जो गर्मी है वो शरीर से आसपास के वातावरण में विकीर्ण होती है, विशेष रूप से ठंडी परिस्थितियों में। यानी कि अगर मान लीजिए ठंडे हैं तो ठंड में क्या होता है, हमारा शरीर क्या करता है, यानी कि हमारे शरीर में भी हीट का विकिरण करता है, रेडिएशन करता है। क्योंकि हम कितने भी कपड़े अगर हम पहन लेते हैं, लेकिन अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। चाहे वो क्या हो, ठंडी परिस्थितियां हो, लेकिन तब भी क्या होगा, गर्मी शरीर से आसपास जरूर रहती है, क्योंकि वो वातावरण से विकीर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट गर्मी की क्षमता। तो विशिष्ट गर्मी की क्षमता का क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट टेंसिटी। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है ना बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू बराबर mc डेल्टा t। ये फार्मूला होता है, q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो q क्या है, अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा। m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। c क्या होता है बेटा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और डेल्टा t क्या होता है, टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट, यानी कि अव्यक्त गर्मी या गुप्त ऊष्मा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा है ना बेटा। ये हमारी क्या होती है,
गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है, तो वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है ना। अब गुप्त ऊष्मा के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा है ना, और बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा से मतलब क्या होता है कि किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि बर्फ को जल में बदलना, अगर आप बर्फ को जल में बदल रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? वो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, यानी कि बर्फ क्या होगी? गल जाएगी। गलन से मतलब गलने वाला है ना। और बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी द्रव को गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी को भाप में बदलना, पानी को आप भाप में बदल दीजिए, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे हम बेटा एल से फिर से करते हैं, एन बराबर Q/m है ना। क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू होता है बेटा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा, एम क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान, एल क्या होता है? संलयन या बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं नर्सिंग में महत्व की। नर्सिंग में इसका बेटा महत्व क्या है वो आप देख लीजिए। पसीना निकलने की प्रक्रिया में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है, जहां शरीर पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा छोड़ता है। नेक्स्ट है ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई जैसे चिकित्सकीय उपचार शरीर की गर्मी को अवशोषित करने और ठंडक प्रदान करने के लिए गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करते हैं। अगर मान लीजिए गुप्त ऊष्मा का अगर आपको उदाहरण देखना है तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने में क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के साथ साथ क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा होती है वो पसीने के साथ बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, जो शरीर पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है और ऊष्मा को छोड़ता है ना बेटा। आइए नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई, इससे भी क्या होता है बेटा बच्चों? ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई एक ही बात होती है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में क्या है, यानी कि जब बुखार आता है, जब बुखार आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं? जो हमारी हीट निकलती होती है, हमारा बॉडी होता है वो बहुत गर्म होता है, तो बॉडी जब गर्म होती है तो हम क्या करते हैं? ठंडी सिकाई करते हैं, बर्फ की सिकाई करते हैं। तो क्या होता है? जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ठंडी सिकाई के माध्यम से वो बाहर आ जाती है, और वहां पर क्या होता है? क्योंकि वो गर्मी को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और ठंडक प्रदान कर देती है, जो कि ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करती है ना बेटा। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में तापमान का विनियमन है ना बेटा। आइए देखते हैं। मानव शरीर में बाहरी वातावरण में होने वाले बदलावों के बावजूद एक स्थिर आंतरिक तापमान जो आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और बनाए रखने के लिए तंत्र मौजूद होते हैं। इसे थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन है ना बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड लॉस, ऊष्मा उत्पादन और हानि की क्रियाविधि क्या होती है बेटा। इसका आइए देखते हैं। सबसे पहला है हीट प्रोडक्शन, ऊष्मा उत्पादन। ऊष्मा उत्पादन से तात्पर्य क्या है? इसे चयापचय यानी कि शरीर चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान गर्मी पैदा करता है, जिसमें पाचन, मांसपेशियों में संकुचन और कोशिकीय गतिविधियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है कप-कपी। कप-कपी का मतलब क्या है? ठंड के प्रति प्रतिक्रिया में शरीर तेजी से मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से गर्मी पैदा करता है, जिसे कप-कपी कहा जाता है। कप-कपी का मतलब क्या होता है? जो आपने ठंड में देखा होगा, तो ठंड में क्या होता है बच्चों? ठंड में क्या होता है? हम कांपते हैं, है ना। जब हमें ठंड ज्यादा लगती है तो कांपने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है? हीट प्रोडक्शन किया जाता है, हीट का उत्पादन किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है? शरीर तेजी से मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से गर्मी पैदा करता है। संकुचन यानी कि सिकुड़ना, उनको चलाना, है ना।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हीट लॉस तापमान। हीट लॉस यानी कि तापमान यानी ऊष्मा यानी कि उसकी हानि किस तरीके से होती है। आइए देखते हैं विकिरण। सबसे पहले विकिरण, ऊष्मा शरीर से आसपास के वातावरण में विकीर्ण होता है। बिल्कुल, जो ऊष्मा होती है प्यारे बच्चों वो शरीर के आसपास के वातावरण में विकीर्ण हो जाती है। नेक्स्ट चालन। चालन क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण शरीर द्वारा स्पर्श की जाने वाली सतहों पर होता है। चालन मतलब चलना। अगर किसी में कोई पदार्थ है, अगर वो उसमें हीट अगर प्रवाहित हो जाती है यानी कि स्थानांतरित हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, तो शरीर द्वारा स्पर्श की जाने वाली सतहों पर ये होता है ना। नेक्स्ट हमारा आता है संवहन। संवहन का मतलब क्या है? ऊष्मा को आसपास की हवा या तरल पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। यानी ऊष्मा को आसपास की हवा या तरल पदार्थ में क्या होता है प्यारे बच्चों? स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से मतलब क्या है? जब त्वचा से पसीना बाष्पित होता है तो शरीर गर्मी खो देता है और ये शरीर को ठंडा करने की प्राथमिक तरीका होता है प्यारे बच्चों, खासकर ये गर्म वातावरण में। यानी बाष्पीकरण का मतलब क्या है? बाष्पीकरण से मतलब ये होता है जब त्वचा से बेटा हमारे त्वचा होती है उससे पसीना बाष्पित होता है तो शरीर से गर्मी निकल जाती है। पसीना जो होता है वो गर्मी के रूप में बाहर निकल जाता है और जो हमारा शरीर है वो ठंडा हो जाता है बेटा। और खासतौर से ये कब होगा? जब वातावरण गर्म होता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण। किस तरीके से कर सकते हैं? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पसीना आता है बेटा, ये कभी होना होता है, ये त्वचा में रक्त प्रभाव में परिवर्तन जैसी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यानी कि कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब क्या होता है? यानी कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पसीना है ना, ये पसीना हाइपोथैलेमस। और क्या है? कपकपी होना, त्वचा में रक्त प्रभाव में परिवर्तन जैसी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करके शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। अब बात आती क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। तापमान और ऊष्मा का नैदानिक महत्व। तो इसमें से सबसे पहले बेटा जो हमारा आता है वो बुखार है। बुखार है ना बेटा। अगर किसी के लिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ये टेम्परेचर ऊपर बढ़ जाता है तो ये इसको बेटा बुखार होता है। अगर डिग्री सेल्सियस बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो ये क्या है? ये शरीर का टेम्परेचर है। जो ऊपर बढ़ जाता है तो बुखार होता है, अगर नीचे होता है तो ये बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य माना जाता है। हाइपोथैलेमस निर्धारित तापमान को बढ़ा देता है जिससे ठंड लगती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जैसे ज्वरनाशक दवाइयां होती हैं, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को कम करके बुखार को कम करने में मदद करती है। एसिटामिनोफेन होता है ये जैसे ज्वरनाशक दवाइयां हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को कम करके बुखार को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है जिसके कारण उपचार न किए जाने पर भ्रम, बेहोशी और अंग विफलता भी हो सकती है। अगर टेम्परेचर हाइपोथर्मिया कब होगा? जब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए और 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए तो हमारा क्या होगा? हाइपोथर्मिया, है ना बेटा। अगर ये ऐसा अगर समय से इसका अगर इलाज ना करें तो बेटा इससे क्या होता है? व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसके अंग विफलता हो जाती है, इसके अंगों के चलने में भी हानि हो सकती है। इसके लिए क्या करना है? उपचार में कंबल, गर्म तरल पदार्थ और बाह्य ऊष्मा स्रोतों के माध्यम से शरीर को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया
तो इसलिए क्या करेंगे, आप कंबल उड़ा दीजिए, है ना। कोई भी तरल पदार्थ है उससे आप सिंचाई कर दीजिए, है ना, और बाह्य ऊष्मा स्रोतों से ऊष्मा शरीर को आप धीरे धीरे उसको गर्म कर। नेक्स्ट हमारा आता है हीट स्ट्रोक, लू लगना। ये बेटा अभी बहुत चल रहा है हमारा, इस महीने में बहुत ही ज्यादा लू का प्रकोप जारी है, गर्मी बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। हीट स्ट्रोक ये कब होता है, जब शरीर तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है, आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर की कंडीशन होती है, तो उसे बेटा क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है, उसे लू लग जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है उपचार में बर्फ की पट्टियां। इसके लिए हम क्या करेंगे, लू लग जाए तो उपचार में आप बर्फ की पट्टियां, यानी कि छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, उनको आप रख दीजिए, ठंडा कंबल उड़ा दीजिए, अंतःशिरा तरल पदार्थ जैसे तरीकों से शरीर को ठंडा कर दीजिए, है ना बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स का मतलब क्या है, थर्मल बर्न, देखिए थर्मल बर्न उच्च तापमान जैसे आग, गर्म तरल पदार्थ के संपर्क में आने से हो सकता है। जलन को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है प्यारे बच्चों, प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री और तृतीय डिग्री जलन, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जलने की गंभीरता। गर्मी होती है, जब जल जाता है बेटा तो क्या होता है, बहुत जलन मचती है ना। संपर्क की अवधि और शरीर के प्रभाव क्षेत्र पर ये निर्भर करता है। अब बात करते हैं नर्सिंग में ऊष्मा और तापमान के अनुप्रयोग। तो ऊष्मा और तापमान के अनुप्रयोग क्या क्या है, वो आप देखिए। हीट थेरेपी सबसे पहला आता है, हमारा आता है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी का मतलब क्या है, ताप चिकित्सा, यानी कि आप चिकित्सा के क्षेत्र क्या होता है, टेम्परेचर, जैसे गर्म पैड होते हैं, हीटिंग पैड होते हैं, या गर्म स्नान का प्रयोग करना, गर्म पानी से नहला दीजिए, दर्द को कम करना, मांसपेशियों को आराम देना और रक्त संचार में सुधार करने के लिए भौतिक चिकित्सा में हीट थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यानी हीट थेरेपी का मतलब क्या है, यानी हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न करना, ठीक है बेटा। कोल्ड थेरेपी, इसी प्रकार से कोल्ड थेरेपी होता है जिसे हम शीत चिकित्सा कहते हैं। इससे क्या होता है, ठंडी सिकाई जो बर्फ के पैक से होती है, इसका उपयोग क्या होता है, सूजन को कम करना, दर्द और जलन को कम करना, इसके लिए ये विशेष रूप से किया जाता है, चोट या सर्जरी के बाद। नेक्स्ट मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान की निगरानी करना। नियमित स्वास्थ्य आकलन के तहत नर्सें नियमित रूप से मरीजों के शरीर को तापमान की निगरानी करती हैं और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, मौखिक, अक्षीय, टिम्पेनिक या रेक्टल जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है ना बेटा। इससे क्या होगा, यानी कि जो हमारा शरीर का तापमान है उसे मापने के लिए हमें क्या करना है, नर्सों को इसके जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है वो मौखिक, अक्षीय, टिम्पेनिक या रेक्टल जैसे उपकरणों का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण नियंत्रण, इन्फेक्शन कंट्रोल। संक्रमण के प्रबंधन में शरीर के तापमान विनियमन को समझना महत्वपूर्ण है। शरीर का बढ़ा हुआ तापमान बुखार संक्रमण का एक सामान्य लक्षण होता है और ये निमोनिया, इन्फ्लुएंजा या मूत्र पथ के संक्रमण जैसी स्थितियों के निदान और उपचार में मदद करता है। संक्रमण नियंत्रण। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन तो आप जानते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा संक्रमण का एक सामान्य लक्षण होता है और ये क्या करता है, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा या मूत्र पथ यानी पेशाब में जलन होना के संक्रमण जैसी स्थितियों के निदान और उपचार में सहायता प्रदान करता है ना बेटा। ये बेटा इस तरीके से कुछ टेबल दे रखी है, यानी टेम्परेचर के बारे में जो अभी हमने पढ़ा था, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारा टेम्परेचर के बारे में हो गया और प्यारे बच्चों, और ये हमारा क्या है, इस तरीके से
ये हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की एक माप होती है। इससे हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान, विनिमय और बुखार प्रबंधन में इसका यूज किया जाता है। हीट का मतलब क्या है, तापमान अंतर के कारण निकायों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा होती है। जैसे ताप चिकित्सा, शीत चिकित्सा और तापमान निगरानी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। विशिष्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट गर्मी की क्षमता। किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। द्रव्य संतुलन और तापमान विनिमय को समझने में ये सहायता प्रदान करता है। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। जैसे पसीने के बाष्पीकरण के माध्यम से शरीर को ठंडा करने को समझने में उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन से मतलब क्या है, तापमान, शरीर की आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता, यानी बुखार, हाइपोथर्मिया और हीट स्ट्रोक के प्रबंधन में ये महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर की, यानी गर्मी का हस्तांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण। ये क्या है, इसको देखिए। टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या हैं, देखिए। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है बेटा, इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहला आता है कंडक्शन, यानी कि चालन कहते हैं, प्रभाव पत्र भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो पदार्थों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जाती है। ठीक है, इसे हीट ट्रांसफर कहते हैं, या हीट ट्रांसफर का जो पहला प्रकार होता है वो कंडक्शन कहलाता है। ये काम किस प्रकार करता है ना बेटा, ये काम किस प्रकार करेगा वो देखिए। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं और ठोस पदार्थों में ये कण एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। जब वे पड़ोसी कणों से टकराते हैं तो वे अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिससे पदार्थ के माध्यम से गर्मी फैल जाती है ना बेटा। आज नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की पॉइंट। ये ठोस पदार्थों विशेषकर धातुओं में सर्वाधिक प्रभावी है, क्योंकि इनके कण एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं। तापीय संतुलन प्राप्त होने तक ऊष्मा सदैव गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, फोरियर्स लॉ। यानी जो फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर का होता है उसे हम कंडक्शन यानी कि फोरियर्स लॉ कहते हैं, जो कि चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का सूत्र होता है, जिसे फूरियर का नियम भी कहते हैं। ये बेटा क्या है, ये फूरियर का नियम है। Q इक्वल टू माइनस का KA dt अपॉन dx। आइए जानते हैं इसमें कौन क्या किस तरीके से है। Q हमारा स्थानांतरित ऊष्मा होती है, K हमारा पदार्थ की ऊष्मीय चालकता है, A क्या है वह क्षेत्र इसके माध्यम से ऊष्मा प्रवाहित होती है। A फॉर एरिया, डेल्टा T तापमान का अंतर होता है, D यानी कि सामग्री की मोटाई होती है। अब बात करते हैं चिकित्सा अनुप्रयोग। चिकित्सा अनुप्रयोग, चिकित्सा अनुप्रयोग से मतलब क्या है, चिकित्सा अनुप्रयोग से आप समझ रहे होंगे इस तरीके से यहाँ बात हो रही है। यानी देखिए बेटा, मेडिकल एप्लीकेशन, गर्म और ठंडे पैक है ना बेटा, इनका यूज क्या है। गर्म और ठंडे पैक से मतलब क्या होता है, जब शरीर पर गर्म या ठंडे पैक लगाए जाते हैं तो चालन के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित हो जाती है और ये मांसपेशियों को आराम दे देते हैं और दर्द से राहत देते हैं, सूजन को कम करते हैं। ये क्या होता है, भौतिक चिकित्सा में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। कंडक्शन की बात करते हैं, संवहन, संवहन तरल पदार्थ जैसे तरल या गैस के माध्यम से तरल पदार्थों की
गति के कारण गर्मी का स्थानांतरण होता है। जैसे तरल पदार्थ गर्म होता है ये कब घना हो जाता है और ऊपर उठता है, जबकि ठंडा तरल पदार्थ जैसे बदलने के लिए अंदर चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं या संवहन कहते हैं। कन्वेक्शन या संवहन। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं हाउ इट वर्क्स। ये काम किस प्रकार होता है। गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठता है प्यारे बच्चों और ठंडा तरल पदार्थ नीचे गिरता है, जिससे संवहन धाराएं नामक एक परिसंचरण पैटर्न बनता है। ये गति पूरे तरल पदार्थ में गर्मी वितरित करने में मदद करती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं कि की पॉइंट। प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु क्या है इसके। संवहन तरल पदार्थों और गैसों में हो सकता है, लेकिन ठोस पदार्थों में प्रभावी नहीं है बेटा। यह पानी या हवा को प्राकृतिक रूप से गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हीटर से उठने वाली गर्म हवा है ना बेटा। अब हम चिकित्सा में अनुप्रयोग की बात करते हैं। चिकित्सा में अनुप्रयोग से मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब पसीना आता है तो बाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि पसीना आना और बाष्पीकरण। जब शरीर गर्म होता है तो पसीना निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, और जब पसीना त्वचा से बाष्पित होता है तो गर्मी हवा द्वारा दूर हो जाती है और शरीर को ठंडा करने के लिए संवहन धाराओं का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण की। मानव शरीर पूरे शरीर में गर्मी वितरित करता है, बिल्कुल बात सही है। संवहन का उपयोग भी करता है और रक्त त्वचा तक गर्मी पहुंचाता है, जहां ये पर्यावरण में हो सकता है या शरीर द्वारा बनाए रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं प्रमुख बिंदु की पॉइंट। प्रमुख बिंदु क्या है इसके, वो भी आप देख लीजिए। विकिरण का सबसे सामान्य रूप अवरक्त विकिरण होता है बेटा। विकिरण हाँ बेटा ये, हाँ अभी हमारा ये है रेडिएशन, इसको पढ़ेंगे रेडिएशन बेटा। अभी रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या होता है। रेडिएशन बोले तो विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चालन और संवहन के विपरीत विकिरण को ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस तरल या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण का मतलब क्या होता है, सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिल रही है, यानी किरणें आ रही है, रेडिएशन हो रहा है, वो क्या है, उसमें क्या है, किसी तरल कोई माध्यम की आवश्यकता तो है नहीं, ना ठोस की है ना तरल की है या किसी गैस की, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हमें सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें मिलती हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट मिलती हैं, कोई माध्यम थोड़ी है, नहीं ऐसा नहीं होता। अब बात आती है काम किस प्रकार करता है। सभी वस्तुएं अवरक्त किरणों के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं और उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के तापमान पर निर्भर करती है। अब गर्म वस्तुएं क्या करती हैं, अधिक विकिरण उत्सर्जित करती हैं बेटा, ये ऊर्जा अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं और अन्य ठंडी वस्तुओं द्वारा अवशोषित की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं की पॉइंट्स की, यानी प्रमुख बिंदु इसके क्या है। विकिरण का सबसे सामान्य जो रूप होता है वो अवरक्त विकिरण होता है। अब विकिरण निर्वात के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होना। चिकित्सा अनुप्रयोग, चिकित्सा अनुप्रयोग से मतलब क्या है वो आप देख लीजिए। इंफ्रारेड लाइट, इसका मतलब क्या है, भौतिक चिकित्सा में घायल क्षेत्रों को गर्मी प्रदान करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और मांसपेशियों को आराम देने के लिए उपयोग किया जाता है। शारीरिक ऊष्मा विकिरण, मानव शरीर अपना तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा विकीर्ण करता है, विशेष रूप से जब वह उच्च पर्यावरणीय तापमान के संपर्क में आ जाता है। इसे हम चिकित्सा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पहले बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। हीट ट्रांसफर को कुछ कारक होते हैं
जो उसको प्रभावित करते हैं। तो देख लीजिए ऊष्मा का स्थानांतरण किस दर से होता है, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है बेटा, और ये कारक प्रत्येक प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण के कारण अलग अलग होते हैं। तो पहला कारण क्या है वो देख लीजिए, चालन को प्रभावित करने वाले कारक, वो क्या है, तापीय चालकता, ठीक है। दूसरा है तापमान अंतर। तो तापीय चालकता से मतलब क्या होता है, धातु जैसी उच्च तापीय चालकता वाली सामग्री लकड़ी या प्लास्टिक जैसी कम चालकता वाली सामग्री की तुलना में अधिक कुशलता से ऊष्मा का स्थानांतरण करती है ना बेटा। तापमान अंतर से मतलब क्या है, दो वस्तुओं के बीच तापमान में जितना अधिक अंतर होगा ऊष्मा स्थानांतरण उतनी ही तेजी से होगा। अगला है हमारा, बड़ा सतह क्षेत्र अधिक ऊष्मा स्थानांतरण की अनुमति देता है। बिल्कुल बात बेटा सही है कि जितना बड़ा एरिया होगा ऊष्मा स्थानांतरण उतना ही अधिक हो जाएगा। पदार्थ की मोटाई, मोटे पदार्थ ऊष्मा स्थानांतरण की दर को कम कर देते हैं क्योंकि ऊष्मा को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्वेक्शन, संवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान परिवर्तन, गर्म और ठंडे क्षेत्रों के बीच अधिक तापमान अंतर के परिणाम स्वरूप तीव्र संवहन होता है ना बेटा। जैसे द्रव गुण, द्रव की प्रकृति जैसे हवा पानी संवहन को प्रभावित करती है, और द्रव जितना सघन होता है संवहन की दर उतनी ही धीमी होती है। ये बेटा सघन के माध्यम पर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं द्रव का वेग, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तेज गति से चलने वाले तरल पदार्थ तेजी से मिश्रण होने के कारण अधिक कुशलता से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं है ना बेटा। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन, यानी विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला क्या है, तापमान। कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी वह उतना ही अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता से मतलब क्या है, किसी पदार्थ की विकिरण उत्सर्जित करने की क्षमता उसकी सतह के गुणों से प्रभावित होती है, और गहरे रंग की खुरदरी सतहें हल्की चिकनी सतहों की तुलना में अधिक विकिरण उत्सर्जित करती हैं। अब बात आती है दूरी। दूरी से क्या तात्पर्य है, कोई वस्तु ऊष्मा स्रोत से जितनी दूर होगी और वह उतना ही कम विकिरण अवशोषित करेगी। यानी विकिरण का मतलब क्या है, यानी दूरी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी तो उसमें क्या होगा, वह उतना ही कम विकिरण होगा, और जितना पास होगा तो उस पर उतना ही अधिक विकिरण होगा। ठीक है। आइए बात करते हैं नर्सिंग में ऊष्मा स्थानांतरण के अनुप्रयोग। ये क्या है, विभिन्न प्रकार की नर्सिंग प्रथाओं के लिए नैदानिक सेटिंग्स में ऊष्मा स्थानांतरण को समझना महत्वपूर्ण होता है। जैसे शरीर में तापमान विनियमन करना, शरीर अपने आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न ऊष्मा हस्तांतरण तंत्रों का उपयोग करता है। बिल्कुल बेटा बात सही है। तो सबसे पहला क्या है, संवहन को देख लीजिए। रक्त परिसंचरण शरीर के केंद्र से त्वचा तक गर्मी स्थानांतरित करके तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जहां इसे संवहन के माध्यम से खो दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है विकिरण। शरीर पर पर्यावरण में अतिरिक्त गर्मी विकीर्ण करता है, विशेष रूप से जब सूर्य के प्रकाश या गर्म वातावरण के संपर्क में आता है। अब बात आती है हीट एंड कोल्ड थेरेपीज। ठीक है बेटा, इससे क्या गर्मी और ठंड चिकित्सा, दर्द से राहत और ऊतक उपचार के लिए चिकित्सा उपचार में गर्मी और ठंड का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, और निम्नलिखित सामान्य अनुप्रयोग हैं। हीट थेरेपी। हीट थेरेपी से मतलब क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और जोड़ों की जो अकड़न से राहत पाने के लिए गर्म पैक या हीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गर्मी
वास्कुलेशन को बढ़ावा देता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह में सुधार हो सके। हीट थेरेपी से मतलब क्या है बेटा? हीट थेरेपी क्यों की जाती है? यानी कि हमारे अंदर क्या हो, यानी कि अगर किसी को मांसपेशियों में दर्द है, ऐंठन है, सूजन है, अकड़न है, तो उससे क्या होता है, हीट पैक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गर्म पैक या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, उस क्षेत्र में उसका रक्त प्रभाव आसानी से हो सकता है ना। आइए, चालन। चालन मतलब गर्म वस्तु के सीधे संपर्क के माध्यम से शरीर में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। गर्म वस्तु के सीधे संपर्क के माध्यम से शरीर में क्या होगी, ऊष्मा स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट हमारा आता है शीत चिकित्सा। ठीक है बेटा, शीत चिकित्सा। बात आती है शीत चिकित्सा की। देखिए आइए देखते हैं। सूजन कम करना, दर्द को कम करना, ठीक है। बर्फ की पट्टियां होती हैं बेटा, जो ठंडी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, चोट या सर्जरी के बाद इसका हम यूज कर सकते हैं। चाल कंडक्शन, सूजन को कम करना, क्षेत्र को शून्य करने के लिए ठंडे पैड से शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। ठंड को क्या करते हैं, पैड, ठंडे पैड होते हैं छोटे पैड के रूप में। संवहन, ऐसे मामलों में जहां हवा या तरल पदार्थ शरीर के चारों ओर घूमते हैं, जैसे पंखे या शीतलन उपकरणों के साथ गर्मी को संवहन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, शारीरिक तापमान की निगरानी और प्रबंधन। इसका मतलब क्या है, बुखार, बुखार से तात्पर्य हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया का पता लगाने के लिए नर्सें नियमित रूप से थर्मामीटर, मौखिक मलाशय का उपयोग करके रोगी के शरीर के तापमान की निगरानी करती है बेटा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो शरीर का टेम्परेचर होता है, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं बेटा। क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, या तो मुंह में लगाते हैं, या मलाशय वाली जगह में लगाते हैं, या कान में लगाते हैं। इसका उपयोग करके रोगी के शरीर के तापमान का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है हाइपरथर्मिया की। हाइपरथर्मिया से मतलब क्या होता है बेटा, जो शरीर का उच्च तापमान होता है, तो उच्च तापमान को संवहन या चालन बाष्पीकरण पर आधारित शीतलन तकनीकों का उपयोग करके प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, यानी हाइपरथर्मिया में क्या होगा, शरीर का तापमान क्या होगा, उच्च हो जाएगा। और हाइपोथर्मिया में क्या होगा बेटा, ये हाइपरथर्मिया हो गया, ये हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान कम, शरीर का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। वंस एंड बाउंड जलन और घाव की देखभाल। प्रथम डिग्री जलन यानी मामूली जलन का उपचार तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी, चालन का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे द्वितीय और तृतीय डिग्री के जलन के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, तथा इसमें दर्द को कम करने और आगे की क्षति को रोकने के लिए घाव को बर्फ या ठंडी पट्टियां लगाकर ठंडा करना शामिल हो सकता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ऊष्मा स्थानांतरण का नैदानिक है। फीवर मैनेजमेंट, फीवर यानी कि बुखार प्रबंधन क्या है, बुखार संक्रमण का एक आम संकेत होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें शरीर का तापमान विनियमन बदल जाता है, और बुखार के प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नर्सों को गर्मी हस्तांतरण के तंत्र को समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है पसीना आना। जब तापमान अधिक हो तो पसीने का बाष्पीकरण शरीर को ठंडा करने में मदद करता है, जो कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का नुकसान, यानी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का नुकसान किस तरीके से होता है,
ठंडे या तटस्थ वातावरण के संपर्क में आने पर शरीर पर्यावरण में ऊष्मा का विकिरण कर सकता है ना बेटा। ये क्या होता है, यानी बुखार प्रबंधन, फीवर मैनेजमेंट। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, अगर फीवर आता है तो उसको क्या करना है, उसको मैनेजमेंट करना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रबंधित तरीके से नर्सों को गर्मी हस्तांतरण के तंत्र को समझना चाहिए, इसमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से बुखार को प्रबंधित कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया। हीट स्ट्रोक का मतलब आप समझ लीजिए, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, है ना बेटा। ये तब होता है जब शरीर का ताप विनियमन विफल हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। संवहन और वाष्पीकरण का उपयोग करके शीतल विधियां हीट स्ट्रोक के उपचार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है बेटा, तो नहीं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, अगर इतना बुखार है तो उसको बेटा क्या होता है, लू लग जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथर्मिया। ये तब होता है बेटा जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और रोगी को चालन करने के लिए गर्म कंबल या गर्म तरल पदार्थ या संवहन गर्म हवा दी जाती है या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। इन चीजों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हाइपोथर्मिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एग्रोमेथिक यंत्र अमेरिका धुन। ठीक है, ये सभी केबल दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। इस सभी केबल के माध्यम से हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा, वो आप देख लीजिए एक नजर में। जैसे ऊष्मा अंतरण का प्रकार, परिभाषा और चिकित्सा अनुप्रयोग। सबसे पहला है कंडक्शन या प्रभाव। प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण का होना कंडक्शन कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडे पैक लगाना, मांसपेशी चिकित्सा, दर्द से राहत जैसे इलाज भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे आता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। संवहन का मतलब जब द्रव या गैस गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण, रक्त परिसंचरण के लिए पसीने का वाष्पीकरण और पंखे से ठंडक देना, है ना। नेक्स्ट आता है विकिरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होना रेडिएशन कहलाता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड थेरेपी में, शरीर की गर्मी विकिरण के लिए। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम। क्या होता है बेटा ऊष्मा गतिकी? सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। तो ऊष्मा गतिकी के जो नियम होते हैं उनको समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ने से पहले हम ऊष्मा गतिकी के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी क्या होती है? यानी कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जो ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के बीच संबंधों से संबंधित होती है और ये अध्ययन करता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है और ये भौतिक प्रणालियों के भीतर कैसे प्रभावित होती है। ये क्या है, ऊष्मा गतिकी है ना। मानव जीव विज्ञान और नर्सिंग के संदर्भ में ऊष्मा गतिकी ये बताती है कि शरीर किस प्रकार विकास, मरम्मत और होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रसंस्करण और उपयोग करता है। अब बात आती है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम, लॉज ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटा, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम। तो ऊष्मा गतिकी के 4 नियम होते हैं बेटा, 4 मौलिक नियम है जो कि शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम यानी जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स। कथन, यदि दो प्रणालियां प्रत्येक एक तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में रहेंगे। अगर हमारी कोई भी दो निकाय हैं और उन दो निकाय में क्या है, अगर
दो निकाय हैं तो उनके बीच में कोई तीसरी प्रणाली आप ले आइए, तो जो दूसरी एक दूसरे के साथ भी वो क्या होगी, वो तीनों क्या होगी, संतुलन की अवस्था में जाएगी, है ना बेटा। ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य स्पष्टीकरण। यह नियम तापमान की अवधारणा को स्थापित करने में मदद करता है और ये बताता है कि यदि प्रणाली कैपिटल ए प्रणाली कैपिटल सी के साथ तापीय संतुलन में है और प्रणाली बी भी प्रणाली सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो प्रणाली ए और प्रणाली बी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी, ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे। तो अब ए और बी यानी कि ये क्या है, ए इक्वल टू सी हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो ए इक्वल टू बी संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। और ये नियम तापमान की माप की अवधारणा का आधार होता है, क्योंकि ये हमें दो प्रणालियों के तापमान की तुलना करने की अनुमति देता है। मेडिकल रिलीवेंस, चिकित्सा प्रासंगिकता, क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मामीटर इसी सिद्धांत के आधार पर तापमान मापते हैं और थर्मामीटर को शरीर के साथ थर्मल संतुलन में रहने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है और ये सटीक तापमान रीडिंग प्रदान करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका कथन क्या है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप स्थानांतरित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना बेटा। अब यहाँ पर जो हमारा डेल्टा यू दे रखा है वो प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और क्यू हमारा क्या होता है बेटा, यानी कि इस तरीके से आइए देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये रहा, तो देखिए इस तरीके से प्रणाली की जोड़ी क्यू बराबर क्या होता है, प्रणाली में जोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जा होती है और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, प्रणाली द्वारा किया गया कार्य होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल रिलेवेंस, चिकित्सा प्रासंगिकता। इसमें आप देख लीजिए क्या है, इस तरीके से मेडिकल रिलेवेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर हम चिकित्सीय अनुप्रयोग यानी चिकित्सा अनुप्रयोग में अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि मानव शरीर में ऊर्जा जो होती है वो लगातार, यानी कहने का मतलब क्या है, लगातार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आप देखिए कि एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा में और मांसपेशियों को हिलाने के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमें भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा क्या करती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे चयापचय है, पाचन है और मांसपेशियों की गतिविधियों में होता है, है ना। आइए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइए देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसी भी ऊर्जा स्थानांतरण या परिवर्तन में एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी अवस्था समय के साथ हमेशा बदलती है। तो ये क्या होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी किसी प्रणाली में अव्यवस्था अनियमितता की एक माप होती है। क्या होती है, एक माप होती है बेटा, है ना। आइए नेक्स्ट,
चिकित्सा प्रसंगिता, ये देख लीजिए बेटा, इसके बारे में थोड़ा। मानव शरीर एक जटिल प्रणाली है जो कोशिकाओं और उनके संगठन जैसे अव्यवस्था के निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग करके एंट्रोपी के विरुद्ध काम करती है। चयापचय प्रक्रियाओं में कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है जो प्रणाली की एंट्रोपी में योगदान देती है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, या अन्य अपक्षयी रोग हो गए। प्रक्रियाओं, ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है जहाँ शरीर में अव्यवस्था बढ़ जाती है, जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं, यह व्यवस्था एंट्रोपी की हानि होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये देख लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य केल्विन, यानी परम शून्य मतलब होता है 0 केल्विन के करीब पहुंचता है तो प्रणाली की एंट्रोपी न्यूनतम मान, जिसे कहते हैं, इसे अक्सर पूर्ण क्रिस्टल के लिए शून्य रूप में लिया जाता है, के करीब पहुंच जाता है। ये हमारा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है, ठीक है। और ये नियम उन प्रणालियों पर लागू होता है जो परम शून्य के निकट पहुंचती हैं, जहां कोई आणविक गति नहीं होती। ये क्या होता है, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है। परम शून्य पर प्रणाली की एंट्रोपी न्यूनतम होती है क्योंकि कोई गति नहीं होती है और सभी कण अपनी न्यूनतम संभव ऊर्जा अवस्था में होते हैं, ठीक है बेटा। अब बात आती है चिकित्सा प्रासंगिकता। ये देख लीजिए, थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजिकल एंड मेडिसिन। ये देखिए बेटा, इसको देखते हैं। यानी जीव विज्ञान और चिकित्सा में ऊष्मागतिकी अवधारणा है, मेटाबॉलिक एंड एनर्जी, चयापचय और ऊर्जा। मानव शरीर लगातार रासायनिक ऊर्जा, जैसे भोजन, रासायनिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है बेटा, भोजन से मिलती है, तो ऊष्मा और कार्य यानी मांसपेशियों में संकुचन, तंत्र का आवेग आदि में परिवर्तित करता रहता है, और ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के क्रियान्वयन का एक उदाहरण होता है, ठीक है बेटा। कोशिकीय श्वसन यानी भोजन को ऊर्जा में बदलना, कोशिकीय श्वसन एक आवश्यक चयापचय प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा को शारीरिक कार्य के लिए उपयोगी रूप से परिवर्तित करना शामिल होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है तापमान विनियमन। शरीर की नियंत्रित आंतरिक तापमान बनाए रखने की क्षमता थर्मोडायनामिक्स सिद्धांतों का एक जैविक उदाहरण होता है। शरीर गर्मी उत्पादन और गर्मी हानि को संतुलित करने के लिए काम करता है। ऊष्मा का उत्पादन का क्या है, चयापचय के माध्यम से होता है, जबकि ऊष्मा का क्षय विकिरण, वाष्पीकरण और संवहन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बायोलॉजिकल शरीर में ऊर्जा रूपांतरण दक्षता 100% नहीं होती है। उदाहरण के लिए जब मांसपेशी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो बेटा कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा का ये नुकसान अपरिहार्य होता है ना बेटा। यानी ये जैविक प्रक्रिया की जो दक्षता होती है उसका मतलब क्या होता है, यानी इसका तात्पर्य ये है कि शरीर में ऊर्जा जो दक्षता होती है 100% नहीं होती है, और 100% का कारण क्या है, जब मांसपेशियां जो होती हैं वो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, मांसपेशियां क्या होगी, वो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में चली जाती है, खो जाती है। ये किसके कारण होता है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कारण। नेक्स्ट हमारा है क्रायोबायोलॉजी और संरक्षण।
थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम क्रायोबायोलॉजी में लागू होता है, है ना बेटा। थर्मोडायनामिक्स का जो तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो क्रायोबायोलॉजी में लागू होता है, जहां कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के लिए जैविक ऊतकों को कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है और आणविक गति को धीमा करके ये प्रक्रिया प्रत्यारोपण के लिए ऊतकों और अंगों को संरक्षित करने में मदद करती है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मागतिकी सिद्धांतों के नैदानिक उपयोग, यानी कि जो ऊष्मागतिकी के जो सैद्धांतिक नैदानिक जो उपयोग होते हैं वो किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, उनका क्या यूज होता है, वो आइए हम देखते हैं। एक एक करके को समझते हैं बेटा। तो किस तरीके से करते हैं, जैसे पहला है टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी तापमान मापन। तो तापमान मापन का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर ऊष्मागतिकी के 0वें नियम के आधार पर शरीर का तापमान मापा जाता है, और जब थर्मामीटर शरीर के संपर्क में आता है तो ऊष्मीय संतुलन तक पहुंचने तक ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, जिससे शरीर के तापमान को सटीक रूप से मापा जा सकता है। ये तापमान मापन होता है, जिसे टेम्परेचर मेजरमेंट कहते हैं। जैसे किसी को बुखार आ गया, तो बुखार आने से मतलब क्या है, ये बुखार आने से मतलब क्या है, यानी कि उसका शरीर क्या होता है, यानी शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, और पसीना आता है। तो पसीना आता है तो क्या होता है, बाष्पीकरण होता है और विकिरण होता है, संवहन द्वारा इसको अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने के काम में आता है। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो उसमें क्या होगा, उसका बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना बेटा। इस तरीके से अगर ये किसी को इतना बुखार है तो ये बैक हो जाती है, तो इसको बुखार होता है। क्या होता है, बुखार आ जाता है। तो बुखार आने के कारण क्या है, उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा ज्यादा होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बाष्पीकरण करते हैं, विकिरण करते हैं, संवहन करते हैं, इसके द्वारा उसकी गर्मी को बाहर निकाल दिया जाता है। हाइपोथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया, अभी मैंने आपको ये बताया था हाइपोथर्मिया के बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब एक नजर इसको देख लीजिए इस तरीके से, आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से ये लागू होता है वो आप देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वह संतुलन में ही रहेंगी, जो हमारा जीरो लॉ कहता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं, अगर वो गर्म है, तीसरी ठंडी वस्तु को आप ले आइए तो तीनों को इकट्ठा कर दीजिए, तो क्या होगा, तीनों संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। ये हमारा जीरो लॉ कहलाता है। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, नैदानिक अभ्यास में तापमान माप और थर्मामीटर में इसका आधार माना जाता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, चाहे अपचय, मास स्पेसिफिकेशन और ऊष्मा उत्पादन ऊर्जा रूपांतरण। सेकंड क्या कहता है, एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ बढ़ेगी, है ना बेटा। जैविक प्रक्रियाओं और ऊष्मा हानि में अकुशलता की व्याख्या करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ से मतलब ये है, जैसे जैसे तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है तो एंट्रोपी न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इसका उपयोग ना करने क्रायोबायोलॉजी में, अंगों के संरक्षण में, चयापचय की गतिविधि को कम करने में इसका लागू होता है बेटा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में हम यहीं तक रखते हैं और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।